अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ तो एंजॉय करनी चाहिए, मज़े में तो रहना चाहिए, क्योंकि भाई मज़े में रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, मज़े में रहेंगे तो फिट एंड फाइन रहेंगे। अच्छा, फिट एंड फाइन रहने का जो एक फॉर्मूला है ना, वो क्या है? फिट एंड फाइन रहने का फॉर्मूला ये है कि जब आप चाहते हैं कि आप मज़े से रहें, फिट रहें, तो आपको अपनी हेल्दी रूटीन जो है वो भी कंटिन्यू करनी चाहिए। अब हेल्दी रूटीन कैसे कंटिन्यू करें वो तो हम आपको रोज़ ही बताते हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं कि ख़वातीन के स्ट्रेस की ना एक और वजह भी होती है। और ये वजह क्या होती है? खाना पकाना? नहीं, वो तो है ही रोज़ का मसला कि आज क्या पकेगा। अच्छा, किचन में लाल बेग चूहे वगैरह, ये भी एक मसला है। लेकिन एक और वजह भी होती है, और वजह ये होती है कि जी वार्डरोब, अलमारी में है बहुत सारे कपड़े, नए कपड़े बने जा रहे हैं, अलमारी छोटी पड़ रही है। लेकिन क्या वाकई आप अपनी अलमारी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि आपके वो जो बहुत सारे कपड़े हैं वो एडजस्ट हो जाएं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इतनी बेतुकी तरीके से, इतने बेढंगे तरीके से अलमारी में कपड़े रखते हैं कि अगर उनके 10, 12, 13 जोड़े भी हैं या 20 जोड़े भी हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी अलमारी जो है वो एक और आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन इसके दो तरीके हैं। या तो आप अपने कपड़ों की तय इतने सलीके, इतने तरीके से करें कि आपकी अलमारी में जगह निकल आए, या फिर आप जब नए कपड़े बनाते हैं तो पुराने वाले कपड़े जो हैं वो किसी को दे दें। ये ज़्यादा बेस्ट आइडिया है। तो जब भी आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी अलमारी जो है वो भर रही है और आप उसको तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दो चीज़ों के ऊपर आपने ज़रूर गौर करना है। और ये गौर क्यों करना है? ये गौर इसलिए करना है कि क्या वाकई आपके पास इतने सारे कपड़े हो गए कि वो किसी को दे देने चाहिए, किसी का भला कर देना चाहिए, या फिर आपके पास वाकई वो सारे काम के कपड़े हैं, वो सारे ऐसे कपड़े हैं कि उसके लिए आपको एक और अलमारी की ज़रूरत है। तो शौक़ से अलमारी ख़रीदिए, लेकिन अपने कपड़ों को एहतियात से रखिए। और जब आप अपने कपड़े रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि हर हफ्ते अपनी जो अलमारी है, हर हफ्ते आपका जो वार्डरोब है, उसे ज़रूर चेक करें, कपड़ों को खोलें, हवा लगाएं। नए नए कपड़े लोगों ने अलमारी के अंदर रखे होते हैं, जब वो बाहर निकालते हैं तो उसमें से स्मेल आ रही होती है। अच्छा, पहने हुए कपड़े भी, जो नए शादियों के यूज्ड कपड़े होते हैं, वो पहने हुए भी हैंग कर देते हैं, पहने हुए भी तय कर देते हैं। यकीन करें, जिस कपड़े में से बदबू आ रही हो ना, या जिस कपड़े में स्मेल हो जाए और इस तरह की, वो कभी भी नहीं जाती। आप जितना भी परफ्यूम लगा लें, उस ड्रेस की आब, रौनक सब चली जाती है। तो जब भी कभी कपड़े पहने, चाहे वो हैवी ड्रेसेस हों, काम वाले ड्रेसेस हों, या जैसे भी ड्रेसेस हों, इस बात का ख्याल रखें कि एक दफ़ा ड्रेस पहनने के बाद 2 घंटे पहने, 3 घंटे पहने या 4 घंटे पहने, लाजमी आप अपने जो ड्रेसेस हैं उनको ज़रूर वॉश करें। जो ड्राई क्लीन होने वाला जो उसका काम है, कामदानी है, जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं, वो आप ड्राई क्लीन करवाएं। नहीं तो पंखे में 2 दिन 4 दिन वापस आकर अपने कपड़े पंखे में ड्राई करने के लिए छोड़ दें पहनने के बाद, ताकि उसकी जितनी भी स्मेल है वो उड़ जाए। अगर आप नए कपड़ों को वॉश करने पे बिलीव नहीं रखते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं नए कपड़े हमने वॉश नहीं करने। भाई क्यों? नए कपड़ों को नए रखने के लिए वॉश करना बड़ा ज़रूरी है, और कपड़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए वॉश करना बड़ा ज़रूरी है। अब जो ड्राई क्लीन होने वाले हैं उनको ड्राई क्लीन कराएं, जो आपकी वॉशिंग मशीन में वॉश होने वाले हैं उनको वॉशिंग मशीन में वॉश करें, जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं, टब में थोड़ा बहुत हल्का सा आपने धोना है, ठीक है, उनको टब में धो लें। लेकिन ओवरऑल अपने कपड़े नए हों पुराने हों, उनको अलमारी में धो के रखें, वरना आपकी अलमारी में भी स्मेल होगी। और नए कपड़े लोगों ने रखे होते हैं, अलमारी खोलो स्मेल होती है, वो उनके पहने हुए कपड़ों की स्मेल होती है। सो आपने अपनी अलमारी को सेट करना है, अपने कपड़ों को बचाना है। जो नए कपड़े ना, उनकी लाइफ आपने बचानी है। इसके अलावा अब आपने लौंग डाल देनी है सब तरफ, यानी कि आपने ये देखना है कि जब आपने अच्छे से अपनी अलमारी सेट कर दी, उसके बाद आप अपनी अलमारी में लौंग डाल दें और बोरिक पाउडर साइडों पर डाल दें, और उसके नीचे आप कोई शीट बिछा दें ताकि वहाँ पर लाल बेग नहीं आए और आपके कपड़े जो हैं वो महफूज रहें। और जो आपके काम वाले जोड़े हैं ना, देखिए सारी चीज़ें ये मेरी अम्मी करती है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आपके जो काम वाले जोड़े हैं ना, वो आपने मलमल के कपड़े में अच्छा वॉश करके, साफ़ करके, मलमल के कपड़े में रखने, और हर हफ्ते अपनी अलमारी के कपड़े निकालने,
नहीं तो हर 15 दिन में अलमारी से कपड़े निकालने हैं, उनको हवा लगानी है, फिर अच्छे से तय करना है और अपनी वार्डरोब को अच्छे से एडजस्ट करना है। और मैं तो ये मशवरा दूंगी कि ज़्यादातर ये कोशिश किया करें कि काम वाले कपड़े ना हैंग कर लें, या अलमारी के साथ एक अलग स्टैंड ले लें जो कि आपकी कमरे की स्पेस भी कम घेरता है और कपड़े आपके जो है वो हैंगर पर आ जाते हैं और पंखा भी चलता रहता है और उसमें बदबू भी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं जी, और अब कुछ बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो ज़ाहिर है अल्लाह है। लेकिन क्या ये सिर्फ बातों की हद तक है? क्या हम अल्लाह पर तवक्कल बातों की हद तक करते हैं, या वाकई हमें इस बात का यकीन है कि जब हम अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता है? बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। किसी की मुश्किल ये है कि नौकरी नहीं है, किसी की मुश्किल ये है कि उसने कर्ज़े देने हैं, किसी की मुश्किल ये है कि उसने पढ़ना है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, किसी की मुश्किल ये है कि उसके मामलाते ज़िंदगी अच्छे नहीं चल रहे। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आपने अपना कोई भी काम बेस्ट तरीके से किया है तो तमाम तर जो मामलात हैं वो फिर आप अल्लाह पर छोड़ दें। और जब आप अल्लाह पर अपने मामलात छोड़ते हैं तो यकीन रखिए कि अल्लाह ताला जो है वो रास्ते बनाने वाला है। अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन राज़िक है और अल्लाह ताला आपके जो तमाम तर मामलात हैं उनको ठीक कर देता है। तो ये सारी सूरत हाल है जब मैं यही कहूँगी कि आप अल्लाह पर यकीन रखें। और जब आप इस बात की कोशिश कर लेना, जब आपको इस बात का पूरा यकीन हो कि भाई आपने जो काम किया है अच्छी नीयत से किया है और उसके बावजूद नतीजा आपके हक़ में नहीं आया, तो यकीन करें अल्लाह इज़ दी बेस्ट प्लानर। आपसे ज़्यादा अल्लाह को पता है कि कब किस मौके पर उसने आपको नवाजना है। अगर आपने अपनी मेहनत में कमी नहीं की, अगर आपने अपने अच्छे इंटेंशन के बाइस अगर आपने अच्छे काम के लिए कोशिश की है तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएगा कि अल्लाह ताला आपका रिस्क बढ़ा देगा ताकि आप अपने वालिदैन की खिदमत कर सकेंगे। जिस नीयत से भी आप जो भी काम करते हैं अल्लाह आपकी मदद करता है। और अगर कहीं आपके इरादे टूट जाते हैं और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस काम के लिए बड़ी मेहनत की थी, इस काम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो अपना टाइम लगाया था, ये काम तो बड़ा पॉजिटिव था और ये काम नहीं हो सका, तो वहाँ पर फिर मौला अली जो है ना उनका कौल याद कर लिया करें जिन्होंने कहा था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना, क्योंकि अल्लाह हर शय पर कादिर है और अल्लाह को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हमेशा अल्लाह पर तवक्ल करें और अल्लाह के तवक्ल के साथ साथ अपनी कोशिश, मेहनत और लगन जारी रखें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको मौसम का हाल। आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, तो आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा इस हवाले से आपको थोड़ी सी देर में बताते हैं। और ये जो है 11 बजे होगा 34 सेंटीग्रेड, 12 बजे होगा 35 सेंटीग्रेड, 1 बजे होगा 37 सेंटीग्रेड, 12 बजे होगा 36 सेंटीग्रेड। तो ये तो जनाब मौसम का हाल जो मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर कर दिया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और ख़बरों से आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि दिन भर जो हैं वो आज अपडेट्स क्या हैं। तो दिन भर की अपडेट्स जो थी उस हवाले से आप देख रहे हैं कि क्योंकि मुहर्रमुल हराम बस शुरू होने को है तो सिक्योरिटी के प्लान्स वगैरह जो हैं वो तरतीब दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्लान मुरतब किए जा रहे हैं। तो उस हवाले से मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी के सिलसिले में ज़िला साउथ में सिक्योरिटी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए ज़िला साउथ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। SSP साउथ जो हैं उन्होंने रेंजर्स के विंग कमांडर अमान शाफ़ी के हमरा ज़िला साउथ में मुख्तलिफ जो इमाम बारगाहें हैं वहाँ का दौरा किया है। इस मौके पर मौजूद सिक्योरिटी इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया है। अच्छा, जो हसास मुकामात हैं वहाँ पर इजाफी पुलिस नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग है, वॉक थ्रू गेट्स हैं, CCTV कैमरों की मुकम्मल फ़ालियत को यकीनी बनाने की भी हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। मुतालिका अफसरान को सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी दी गई है। तो ये जो सूरत हाल है ये मैंने आपके साथ में जो है वो ओवरऑल शेयर की है। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि कराची में जो है वो दफ़ा 144
अच्छा, ये क्या सूरत हाल है? महकमे दाखिला सिंध ने यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अच्छा, इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इसका जो इतलाक़ है वो यकुम मुहर्रम से शुरू होगा। इजाज़तनामे भी जो है वो यहाँ पर इस हवाले से जो है नोटिफिकेशन उनका जारी किया गया है। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है सूबे में ड्रोन, हेली कैम और बग़ैर इजाज़त जलसों और रैलियों पर भी पाबंदी रहेगी। अच्छा जी, लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। तो ये जो है वो सारी सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की है और आपको बताया, आपको अपडेट किया है कि ये सारी सूरत हाल है जो कि सारी जो सिक्योरिटी की प्लानिंग है और दफ़ा 144 है उसका इतलाक़ जो है वो यकुम मुहर्रमुल हराम से हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको ये रूह परवर मनाज़िर दिखाते हैं जो कि हर मुसलमान के दिल को छू लेते हैं। जी हाँ, मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के ख़िलाफ़ की तब्दीली की रूह परवर ये तकरीब हुई। खाने काबा के ख़िलाफ़ की तब्दीली के रूह परवर मनाज़िर इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। इस दौरान बैतुल्ला के सहन में तवाफ़ भी जारी रहा। खाने काबा के ख़िलाफ़ किस्वा की तब्दीली ने नए इस्लामी साल के आगाज़ पर हमेशा की जाती है। अच्छा, मक्का मुकर्रमा में नए इस्लामी साल के आगाज़ के साथ ही मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़ काबा किस्वा को तब्दील कर दिया जाता है। अच्छा, तो उसी तनाजुर में यहाँ पर ये तब्दील किया गया। पुराने किस्वा के सुनहरी हिस्से को 29 ज़ुल्हज्जा के रोज़ नमाज असर के बाद हटाया गया, जबकि नए किस्वा की तब्दीली की बाज़ाब्ता तकरीब यकुम मुहर्रम 1447 हिजरी के आगाज़ पर हुई। अच्छा, ग़िलाफ़े काबा की जो तैयारी है उसमें आला मयार का ख़ाम रेशम इस्तेमाल किया जाता है, चांदी के धागे और 24 के रात सोने से इस पर जो है वो इसको लगाया जाता है। अच्छा जी, ये तो हो गई वो ख़बर जो कि हमने आपके साथ में शेयर किया। अब आपको बताते हैं कि ओवरऑल कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है उसका सिलसिला थम ना सका और स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला जारी है और इसके बाइस जो है बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चोरी, डकैती, लूट मार जो है ये आम हो गई है। तो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है बढ़ते जा रहे हैं। लांडी 4 नंबर की हदूद में जो है वो 36B में सुबह सवेरे शहरी से के साथ जो है ये वारदात हुई। वारदात की CCTV फुटेज C21 ने हासिल कर ली। मुसल्लह मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, असले के ज़ोर पर शहरी से मोबाइल, नकदी और कीमती अशिया ले उड़े। वारदात करने वाले दोनों मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। डकैती का जो निशाना बनने वाले मुतासरा शहरी ने बताया कि वाक़े के मुतालिक दरख्वास्त लांडी थाने की में जो है वो जमा करवा दी गई। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर की। अब चलते हैं गोल्ड प्राइस की जानिब। गोल्ड प्राइस के क्या मामला हैं जनाब? सोने की कीमत में हो गया इजाफा। ओके, जो गोल्ड की प्राइस है उसमें इजाफा हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $3 इजाफे से $3,330 फ़ी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 3,54,665 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 258 रुपये इजाफे से 3,04,069 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत जो है वो 26 रुपये कमी से 3,754 रुपये पर आ गई है। अच्छा, अब फ़ौरन से जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। ग्रॉसरी करनी होगी ना आपने, तो दालों के रेट्स जो है वो हम शेयर करते हैं। अच्छा, जो माश की दाल है वो है 385, जो मूंग की दाल है वो है 360, जो मसूर की दाल है वो है 260, फिर उसके बाद जो दाल चना है वो 280 है और फिर काबली चना जो है वो 350 है। तो ये जनाब सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब शो में जो है यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे करस्पॉन्डेंट जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और करेंगे उनसे हम डिस्कशन टॉप स्टोरी पर। आपने कहीं नहीं जाना, आज हमारे शो में हमारे ख़ास मेहमान भी आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो न्यूज़ सेशन में हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट खुर्शीद रहमानी ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा जी, खुर्शीद भाई जो हैं वो हमारे बड़े ज़बरदस्त और सीनियर करस्पॉन्डेंट है और बड़ी ज़बरदस्त जो है इनकी स्टोरीज़ होती हैं और आज की स्टोरी भी इनके लिए बड़ी नई भी है और मुख्तलिफ भी है और हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। लेकिन क्योंकि C21 हमेशा आपके साथ में इस तरह की इनसाइड स्टोरी शेयर करता है जो शायद कोई और इस तरह से शेयर नहीं करता। हमारे एक करस्पॉन्डेंट हैं, इनकी एक स्टोरी है कि हसास इदारे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है उन्होंने कार्रवाई की है। अच्छा, उस कार्रवाई के तनाजुर में जो है जो ख़बरें सामने आईं और ओवरऑल जो सारी चीज़ें सामने आईं, तो ख़बर कुछ इस तरह से है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने वाले
4 मुल्जिमान जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से असला, दस्ती बम और गाड़ी भी बरामद हुई है और सिटी 21 ने गाड़ी की जो तफसीलात हैं वो भी हासिल कर ली हैं। इसकी मज़ीद क्या स्टोरी है, इसकी मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, ये हम शायद से जानते हैं। एसआईयू ने हसास इदारों के साथ मिलकर एक अहम कार्रवाई की और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और इनके कहां कहां ताल्लुकात थे, मज़ीद हमारे साथ इस वक्त जानने के लिए मौजूद हैं एसएसपी एसआईयू शुएब मेमन साहब। सर बताइएगा, आपने क्या कार्रवाई की है? इंतहाई अहम कार्रवाई है, कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार किए और कौन कौन सी तनसीबात को इन्होंने रेकी की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को हमारी टीम गश्त कर रही थी कायदाबाद के इलाके में, जहाँ पर हमने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। वहाँ से 4 मुल्ज़िमान हमने गिरफ़्तार किए जिनके पास हैवी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स थे। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता लगा कि ये हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं सजावल के डिस्ट्रिक्ट के, और लेकिन ये ऑपरेट कर रहे हैं भारतीय एजेंसी रॉ के लिए। अच्छा, ये कब से उनके साथ ताल्लुकात में थे और कब से ये कितनी दफ़ा तकरीबन जा चुके हैं और क्या क्या मालूमात दे चुके थे आपको? जो हमारा प्राइमरी मुल्ज़िम है इसमें मोहम्मद ख़ान बोरी और गुल्लू, ये 2009 से राब्ते में है और 2009 से ये मुख्तलिफ़ मकामात की तस्वीर भी देता रहा है। वहाँ पर जो ट्रूप्स की मूवमेंट होती है, जो लॉजिस्टिकल मूवमेंट होती है, उनकी इत्तलात और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन करता रहा है इंडिया। 20 से ज़्यादा मरतबा गया हुआ है। फिर फर्दर इसने एक कोर्ट मार्शल फ़ौजी एहलकार को जो है वो अपने साथ भर्ती कर लिया, जिसका नाम अख्तर उर्फ फ़ौजी है। उससे जो है पाकिस्तान आर्मी के हसास मटेरियल्स जैसे उनका ट्रेनिंग मैनुअल और इस तरह की चीज़ें लेकर जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को प्रोवाइड करता रहा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए शुएब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये बताना था कि मुल्ज़िमान जो है वो तकरीबन 2009 से जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से वो ताल्लुकात में हैं और उसकी बिना पर जो है वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे। कुछ दिनों कबल इन्होंने एक फ़ौजी एहलकार जो कोर्ट मार्शल का एहलकार था उसको भी उसके साथ। चलिए जी, तो उसामा ने जो है ये खबर ब्रेक की। कैसे देख रहे हैं कि ये स्लीपर सेल्स कितने एक्टिव हैं? देखें, ये तो एक हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, जो हमारे लाइन फोर्सेस के जो इदारे हैं वो बड़े मुतहरिक हैं इस मामले में। लेकिन जो दुश्मन मुल्क की जो इंटेलिजेंस विंग जिसे कहते हैं हम रॉ, वो भी मुतहरिक है पाकिस्तान में। माजी में भी देखें आप, बलूचिस्तान का पूरा चैप्टर आप देख लें उठा के माजी में, और अब भी हालिया जो ट्रेन का वाक़या हुआ वहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, तो वहाँ पर इंडिया बिल्कुल उसकी इन्फ्लुएंस है। और हमने कुलभूषण यादव को भी वहाँ से गिरफ्तार किया और कुलभूषण यादव ने बाकायदा पूरा इस बात का नैरेटिव दिया कि वो भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम करता है, जिसका ताल्लुक इंडियन नेवी से भी है। और वो काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान के हालात में उसकी अमलो दखल जो है वो जारी है। और देखें इसके अलावा माजी में कराची में भी CTD ने, SIU ने, उसके अलावा दीगर जो हमारी लाइन फोर्सेस एजेंसीज़ हैं वो इस तरह की कार्रवाई करती हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो कार्रवाई हुई है ये भी जो हमारे इंटीरियर सिंध में सजावल, क्योंकि वहाँ सजावल से करीब नेवी की छावनी है, तो वहाँ अक्सर मूवमेंट होती है। फिर बदीन में हमारे आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है, क्योंकि उसके अलावा यहीं से होते हुए फिर थर जाते हैं। तो जितनी भी हमारी मवासलात है, तो अगर थर की तरफ अगर मवासलात जाती है तो वो फिर इसी रास्ते से जाती है। मीरपुर खास जाते हैं, फिर उसके बाद थरपारकर है, मदीन है, मिट्टी है, मीरपुर माथेलो है। तो ये सारी हमारी जो डिप्लॉयमेंट होती है आर्मी की, रेंजर्स की, तो यहीं से ये बरास्ता यहीं से होते हुए जाते हैं। तो ये एक कामयाब कार्रवाई है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ अगला जो माह शुरू होने वाला मरूम आराम का, तो उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान और कराची खुसूसन जो है वो बड़ी दहशतगर्दी से बच गया है। क्योंकि ये मुख्तलिफ इनके पास तस्वीर मिली हैं हसास तनसीबात की, हसास इदारों की, उसके अलावा वेपन्स की, उसके अलावा जो हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती है उसकी भी, जो जैसे इन्होंने कहा कि कोई कोर्ट मार्शल था, कोई एक एहलकार थे साबिक पाकिस्तान आर्मी के, उनको भी इन्होंने पकड़ा, तो वो भी उसकी इन्फॉर्मेशन। देखें, इंडिया तो चाहता है कि इंडिया और दीगर जो ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो वो रॉ के साथ मिल के पाकिस्तान में माजी में भी कार्रवाई करते रहे और अब भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे इदारे वो मुतहरिक हैं और वो इस तरह के स्लीपर सेल्स को उनकी ताक़ुब में रहते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं कि हमारे इदारे उनको पकड़ने में गई। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव स्टोरी है। तो और इस तरह की और भी स्टोरीज सामने आती रहेंगी। सही, इस तरह की और भी स्टोरीज जो वो सामने आती रहेंगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से बात करते हैं कि शहर भर में जो है वो जारी ट्रैफिक कवानीन के निफाज की जो मुहिम है, अब उसके तहत तकरीबन ये 11,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो 10 जून 2025 से अब तक जब्त की गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को जो ये शहर भर में की जा रही है ट्रैफिक के हवाले से? देखिए सबा, जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो भी सख्तियाँ हैं
वो हमें इब्तदाई तौर पर तो बहुत ज़्यादा नागवार लग रही हैं, सही। लेकिन इसका स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलें तो फिर आपको और हमें आवाम को समझ में ये आएगा कि जो ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी है कि रूल ऑफ लॉ की जो पासदारी है वो होनी चाहिए। सही। लेकिन खाली आवाम का चालान करना और उनकी गाड़ियां जब्त करना ये मामले का हल नहीं है। और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें बहैसियत पाकिस्तानी, सही। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। वो एक जत्था बना के एक साइड खड़े हो जाते हैं और एक उनका एहलकार जो है वो भागता हुआ जाता है किसी मोटरसाइकिल के पास और उसकी चाबी खींच लेता है और किसी कोई फैमिली के साथ हम रहा होता है तो उसको तंग किया। देखें ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात, बहुत सारे हादसात रोनुमा होते हैं। कोई हादसाती तौर पर अपनी फैमिली के हमरा हॉस्पिटल जा रहा होता है, अपनी अहलिया के साथ होता है, अपनी बहन के साथ होता है, तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है उसके साथ भी बदतमीज़ी करते हैं और ये सोचे समझे बगैर कि किस परेशानी में जा रहा है, इसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या कार के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अगर वो अपनी परेशानी बता रहा है तो उसका यकीन कर लेना चाहिए। और कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो कम उम्र हैं। बतौर पेरेंट्स हमें ये सोचना चाहिए कि जो 18 साल से कम उम्र हैं उनको मोटरसाइकिल ना दें और अगर 18 साल का बच्चा हो गया है या बेटी है बेटा है जो भी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर बनवाएं और फिर उसको जो है वो और ड्राइविंग सिखाएं उसको। ऐसा नहीं है कि आपने बस थोड़ी सी उसको मोटर बाइक सिखाई और कार सिखाई, आपने उसको हैंड ओवर कर दी गाड़ी, जा बेटा आप चलाएं। तो प्रॉपर जिम्मेदारी हमें भी पूरी करनी पड़ेगी बहैसियत शहरी, और ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। फिर कहीं जाके ये ट्रैफिक रूल्स पर जो है ना अमल दरामद हो सकेगा, फिर जाके ट्रैफिक रूल्स पर। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये ट्रैफिक रूल्स पर तो अमल दरामद, अब जिस तरीके से कि गाड़ियाँ भी जब्त की जा रही हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। आज हम बात कर लेते हैं खुर्शीद भाई कि शहरियों में सिविक सेंस नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए ना उनके अंदर ये सिविक सेंस कि भाई किस तरह से ड्राइव करनी है, किस तरह से जो है वो कवानीन की पासदारी करनी है। चलें ठीक है, जितना क्रिटिसाइज़ हम कर लेते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को, जितना क्रिटिसाइज़ हम कर लेते हैं कि शहर का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह से बनाया हुआ है, ट्रैफिक जैम रहता है, कोई प्लानिंग नहीं होती, बट शहरियों को भी ये चाहिए कि वो भी तहम्मुल का मुजाहरा करें और वो भी जो कवानीन है उनकी पासदारी करें। यानी अगर आपको कहा है कि हेलमेट पहनना है तो आप पहन लें भाई, अगर आपको कहा है कि सिग्नल नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ें, अगर आपको कहा है कि वन व्हीलिंग नहीं करनी तो क्यों कर रहे हैं वन व्हीलिंग। देखें दुबई में आपको लाइसेंस मिलने से पहले 2 महीने ट्रेनिंग होती है। सही। कि उस ट्रेनिंग को आप पहले सीखते हैं सारे मामले को, फिर आप पेपर देते हैं, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमने वो जो निशानात की बुक होती है वो हम उसको देख लेते हैं और जब हम ट्रैफिक पुलिस एहलकार के ऑफिस जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो वहाँ वो चंद चीज़ें पूछते हैं और वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देते हैं। बदकिस्मती से वो चंद इशारे बता देना मामले का हल नहीं है। जब तक आप प्रॉपर वे में ड्राइविंग नहीं सीखते आपको गाड़ी किसी सूरत पेरेंट्स को हैंड ओवर नहीं करनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स उनको गाड़ी हैंड ओवर करते हैं तो ये जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है। सही। और इसी तरह जो ट्रैफिक सेक्शन है हमारा, जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है, जो इजरा करता है, वो मुकम्मल जब तक जानकारी ना कर ले कि आए इस बच्चे को गाड़ी चलाना आती है या नहीं आती है, ये गाते गाते गवैया बन गया है। तो फिर कहीं जाके ये जो लाइसेंस वाला मामला है उसमें देखें, अगर ये इस तरह का प्रोसेस हम शुरू करेंगे तो इसमें जो ट्रैफिक हादसा है उसमें भी नुमाया कमी वाक़ई होगी और फिर शहरी डरेंगे। तो देखें अब बहुत सख्ती हो गई है और प्रॉपर वे में पूरी जांच पड़ताल के साथ लाइसेंस दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो हिकमत अमली है, हमारा जो इन्हिसार होना चाहिए वो इन्हिसार इस बात पर होना चाहिए कि इस बच्चे को, इस बच्ची को प्रॉपर वे में गाड़ी चलाना आती है और इसका जो सिविक सेंस है वो बेहतर है। और ये ऐसा तो नहीं कि अभी ट्रैफिक में फंस गया है तो गुस्से की हालत में ये गाड़ी कहीं मार दे, किसी की जान को नुकसान हो जाए, ऐसा होता है अमूमन। जो ना हम लोग जो वो आप ये कह लीजिए कि जो बर्दाश्त का मादा है वो खो देते हैं। ट्रैफिक जब जैम होता है तो सब सोचते हैं कि सबसे पहले गाड़ी मेरी निकलनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है। तो अदम एतमाद और अदम बर्दाश्त जो है ना वो आजकल लोगों में ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सिविक सेंस में ही आता है अदम बर्दाश्त जो है इस वक्त जो मामला हुआ है। तो बर्दाश्त का मादा भी पैदा करना है ड्राइविंग चलाते हुए और प्रॉपर वे में ड्राइविंग आनी भी चाहिए और तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी आगाही उसको हो। तो जो हमारी लॉज में ये बाय लॉज है कि आप मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, छोटे स्कूल्स में और मुख्तलिफ जो हमारे बिजनेस हब्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वहाँ जाके इनकी ट्रेनिंग्स देनी होगी। और ये लॉज में भी है, ये देते भी हैं, लेकिन उसकी तादाद कम है। कि आप देखें कि जो NID यूनिवर्सिटी हैं उनके प्रोफेसर सरोज लोधी साहब, उनका एक ही बेटा था और वो हेलमेट ना पहनने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और उसको वो दम तोड़ गया। और उसकी वजह एक ये भी थी कि उसका ब्लड जो है वो ज़्यादा ज़ाया हो गया था। हमारे यहाँ लोग आजकल मोबाइल से वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए लेकिन उसको रेस्क्यू नहीं करते।
तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर किसी का हादसा हो जाता है, अभी मलिर जी, जी, एक्सप्रेस जी, जी, मलिर जी, जी, जो जी। नेशनल सही कह रहे हैं, हाईवे बिल्कुल, वहाँ पर डंपर ने हाँ। टक्कर मारी थी, तो लोग उसकी वीडियो बना रहे थे वीडियो बना और रहे थे, उसी हादसा वीडियो हो बनाते जाता है तो बनाते देखते उसका रह- दम तोड़ गया वो। देखते रहते हैं, लेकिन तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन किसी की हेल्प नहीं करते। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। तो इस वक्त जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो एक्टिंग ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर मार्टिन डॉसन जो हैं वो मौजूद हैं, और सर की मौजूदगी से जो है हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि सर जो है वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं एक मरतबा फिर से शो में। सर, welcome to the show. We are really honored that you came into my show. You know, I'm really happy to see you and nice meeting you, sir. And you too, and thank you very much for the invitation. It's a great pleasure to be here. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, how's your experience staying in Karachi? I've loved it. I've been here for 3 years and 7 months, not that I'm counting, but it's been fantastic to live in such a vibrant, diverse port city like Karachi. It's the best. ओके सर कह रहे हैं कि कराची जो है इनको बड़ा बेस्ट लगा, बड़ा अच्छा लगा, और कराची सिटी का जो एक्सपीरियंस है, यानी हमारा कराची का जो एक्सपीरियंस है वो जो है इनको बड़ा ज़बरदस्त लगा। अच्छा सर, टेल मी समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ कराची। हाउ डिड यू फाइंड देम? Very welcoming, very friendly, very caring. I always felt in my trips either back to home in the UK when I was travelling, and I know it sounds a bit of a cliche, but I always felt I was coming home when I was coming to Karachi, because this has been my home for 3 years, and so it is still my home for a few more days. So I just felt it's a comfortable place to live. It's very dynamic, very exciting. There's things to do, places to visit. So it's been a real tremendous experience. Right. Ajay sir, tell me something about food. How did you find Karachi food? The biryani, kebabs, chicken tikka. Everything. In fact, I think your cameras will probably see I'm tucking my stomach in, because yes. It's still not fatty. It's No, still I've not. been very fortunate. I think I've eaten in some of the finest restaurants in the world here in Karachi, but also I've been able to experience Burns Road and the traditional Desi food. Oh. And for those, I mean, yes, it's fantastic. And I have put on, I think, if I'm generous, about 10 kilos since I've been here. Okay, that's good. So, how did you find Burns Road? You know, there are many food stalls, and you know, people are really fond of food here. Yeah. So, what's your favorite thing to eat a lot? You stay here, you know, you said that, okay, let's go, let's eat something, let's eat biryani, let's try something else. Yeah, chicken handi and all the curries here. Okay. But the one thing that I did always found in Burns Road, I always would hunt out the kulfi stall. Kulfi. Kulfi Okay, is right. that's every meal should end with a kulfi or kheer. This is the problem. There's so much to choose from. You know, so I would find myself working down Burns Road, virtually stopping everywhere. But the last thing I would have would be a green tea. Okay, sir saying कि उनको कुल्फी बड़ी अच्छी लगती है, इसके अलावा चिकन हांडी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, ग्रीन टी के जो सर हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन है। अच्छा सर, टेल मी समथिंग अबाउट दैट योर मेमोरेबल एक्सपीरियंस इन कराची, you know, ever moment you want to share with us that, you know, that was the moment, you know, I will never ever forget in my life, you know, I've enjoyed here a lot, something like that. Yeah, sure. Well, for me, it is cricket. Cricket? Oh, that's So really great. I think we were very fortunate in it would have been my second year here for England to come back and play cricket. Yes. So I think going to the National Stadium and watching England, but also then participating in or seeing the PSL. So, but then and also seeing the other teams like New Zealand, Australia, South Africa, and the cricket competitions that are here. I think that's. And to be in the stadium, which is fantastic, and certainly since the new development renovations, it's an international stadium. Yes. And to be able to sit there, especially with the Barmy Army when they came through, to experience sitting in a stadium with a big crowd, I will take that away. Those special memories of cricket. ओके जी, सर कह रहे हैं कि PSL की जो से रिलेटेड इनकी मेमोरीज हैं, ही लाइक्स क्रिकेट अ लॉट, और उसकी जो मेमोरीज है वो बहुत ज़्यादा जो है उनको पसंद है। सर, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर
in Pakistan. In Pakistan? Yes. Well, I would actually say Yeah. Okay. Right. I have a great affinity for Wasim Akram. Okay. He's a superb fast bowler. So Okay. Wasim I would say the set that I remember as a younger man, but clearly In Baba. new one, in recent ones, Well, sir. the Afridi, I think the Afridi family, both dad and son, fantastic. And Okay. obviously Baba, he's a very good Babar batsman. Azam, Yeah, yes, so that's okay, it. sir. So, I mean, it's very hard to choose. It's a bit unfair to say there's one special one. I think it's just cricket's just good, full stop. Yes, we are also crazy about cricket. We have a lot of passion about cricket. We saw cricket, and we are very enthusiastic. Whenever Pakistan team plays, we also said that okay, we want to win. Please, Babar, do something. Please, please do something. Pakistani are mad about cricket. We are very crazy nation related to cricket. Ajay sir, tell me about something. Your special day in Karachi. You celebrated a lot. Your happy moment. You share happiness with people. The celebration, a kind of anything you want to share with us. Is it? Yeah. I think, well, there are many, and I wouldn't want to single any one event. I think it's just been, I think just the experience of living in such a cosmopolitan city Yeah. with so many historical buildings and places. Yes. And a real, I suppose, a heart of a city that you can experience Right. and feel part of. Sahi. But I also think that it's the very important thing is the dynamics of a city, and port cities are very different. We've got port cities in the UK like Liverpool, Bristol, even London. And there's something about port cities, there's a vibrancy there. And they're often very, very diverse and very culturally mixed. And I've found the same in Karachi. And I think having the experience of living in a big city, but also living in a superb province. I mean, one thing I've actually found just as interesting as living in the city is having the opportunities to go out into interior Sindh and seeing the difference across the Sindh. So Hyderabad, Badin, Mir Bukas, and all those areas, which is and Tata, some of the historical UNESCO sites you've got here. So- I mean, to experience those, just to go and see the wonder of what's been created many, many centuries ago. Yeah. That's a privilege to see that and see it for real, and I get paid to do that. ओके जी, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सर से पूछेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर में और जो ब्रिटिश कल्चर है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10. वेलकम बैक. तो हमारे साथ इस वक्त एक्टिंग डिप्टी हाई कमिश्नर जो है वो मौजूद हैं और उनसे हो रही है ढेर सारी बातें और उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची में उनका फेवरेट प्लेस कौन सा है, उनको यहाँ का कल्चर कैसा लगा, उनको यहाँ का फूड कैसा लगता है. लेकिन अब कुछ बात करते हैं उनसे इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड की जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं. सो आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू हिम. सर, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन इन इंग्लैंड एंड व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल कनेक्शन बिटवीन स्वान्स एंड इनवैलिड? I think probably historical or places there's lots of buildings. So you've obviously got lots of castles. If you take Windsor Castle, Buckingham Palace, of course, so things attached to the royal family. But also Westminster Cathedral, St Paul's Cathedral, Trafalgar Square. Maybe even the Foreign Office. So I would say the building that I operate in when I'm in London, the Foreign and Commonwealth and Development Office, that's very historical. But there's many, and I'm only talking about London. I could talk about Liverpool and Manchester and Okay. Newcastle, Yeah. even Scotland, Edinburgh and Glasgow. There's loads of places. And your question about swans? Yeah. Well, they're very graceful, and I also think if I understand my history and my knowledge of UK, they're a protected bird in the UK because of their links to the royal family, to the king. So I think if you actually kill a swan, you can be punished for that. You can be locked up. But they're graceful birds. They're beautiful, big things. But they can be quite. You have to be careful with a swan. A swan can give you a nasty bite if he feels threatened. They're quite aggressive creatures, but they're beautiful. So. Okay, right. Sir, what opportunities exist for education and research collaboration? I think there's a lot of opportunities here, and we've been over the last 3 years we've developed a lot of institutional links between universities in the UK and universities in Pakistan. Okay.
particularly because of the cost of studying overseas is very expensive. But what we've been promoting and supporting is these links between universities in the UK and Pakistan, where people can actually obtain international degrees and certification whilst studying the majority of the time in Pakistan, and maybe just spending 1 year in the UK at one of the institutions, be it Oxford, be it Cambridge, be it Newcastle, be it Nottingham. Reducing the cost significantly, but also giving people the opportunity to have an internationally recognised qualification, which I think is huge. So that's continuing. And I think the future of our links within the research capacity, because there's a lot of, as we were talking off camera before, there's a lot of opportunities and very, very highly skilled and intelligent people here in Pakistan. Yes. So to have those links within research establishments, but also think tanks, and those opportunities are all there. And it's something we've been actively promoting for the last few years, and we'll continue to promote in the future. Right. Acha sir, tell me something about England more. That what's your favorite place there, and what the place you recommend to people that they must visit there? In England, well, how long have we got? It's a long program. Yeah. I think probably I do. When people tell me, particularly colleagues and friends from Pakistan, that they've been to UK, and they say, I said, where have you been? They say London. Okay. And very few, well, not very few, but some don't leave London. And I say, you should leave London. The UK is not big, but it's so diverse. It's very much like Pakistan. In fact, somebody yesterday was telling me they thought the UK was a lot like Pakistan in the 4 provinces, the 4 districts. Yes. They said, oh, sort of England is a bit like Punjab. Down in the south of England's like Sindh. The north in Scotland is like Gilgit in the mountains. Yes. And then they said, and Wales is very much like Baluchistan. I went, okay, that's very interesting. So I think I would just encourage people to go. I mean, there's lots of things to do and see in London, but there's also a lot of Britain that is very different. So just go and explore, because there's some very beautiful towns, particularly in the Cotswolds, but also in my area in the East Midlands. Very quaint villages, I suppose what you would typically think as being British. So just go out there and explore. Just go. ओके तो सर यही कह रहे हैं कि भाई लंदन में जो जगहें सर ने बताई हैं आप ज़रूर जाएं और वहाँ पर जाके उनको एक्सप्लोर करें. अच्छा सर, you talk a lot about Karachi people. Will you going to miss them? Absolutely, absolutely. I will miss living in Karachi, because I feel like a Karachiite. In fact, I was very flattered. Some of my friends actually call me the albino Pakistani. Yeah, that's and I great, thought, what an honour that is. Which is it's humorous, but also it's an honour. But I've been telling everybody I'm not leaving. I'm just not going to be here quite as much. Everyone's got used to me being here, but I intend to come and visit. In most of my countries I've had the privilege to work in, I've always gone back as a visitor, and Pakistan will be treated the same. I will be back. Inshallah, inshallah, you'll be back. indeed. Inshallah. Okay. Thank you very much. Thank you very much, sir, for coming on my show. तो सर इस वक्त हमारे साथ थे, और सर यही कह रहे हैं कि जब वो जाएंगे तो वो यहाँ के लोगों को ज़रूर याद रखेंगे, और वो जाएंगे लेकिन यहाँ ज़रूर वापस आएंगे, और आते जाते भी रहेंगे, और कनेक्शन में भी रहेंगे लोगों के साथ. तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है शो में. या वक्त एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर करेंगे मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत. स्टे विद अस. वेलकम बैक. तो अब कुछ बात करते हैं हम उस मौजू की जो कि सबके साथ ही एक इशू है, और सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम सबके साथ कुछ इस तरीके से है कि हम किसी न किसी तरीके से जो है वो अनड्यू डिप्रेशन का शिकार होते हैं. कभी हमें तालीम का स्ट्रेस होता है, कभी किसी की शादी नहीं हो रही होती उसको ये स्ट्रेस होता है. लड़कियों में ज़्यादातर जो है ये स्ट्रेस होता है कि उनकी शादी नहीं हो रही, उनको स्ट्रेस है, उनको कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, उनको इस बात का स्ट्रेस है. किसी के जो है वो बच्चे नहीं हो रहे, उनको स्ट्रेस है. घर में किसी की नौकरी नहीं है, उनको स्ट्रेस है. कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम चलता है, ऐसा प्रॉब्लम लगा रहता है कि लोग स्ट्रेस का शिकार रहते हैं. इस सूरत हाल पर बात करने के लिए कि आपका ये स्ट्रेस जो है इसको कैसे दूर किया जाए, डिप्रेशन का क्या हल है, इलाज है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास अल सैयद साहब, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, जीती रहिए. आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आगा साहब बताइए कि डिप्रेशन क्या है, इसका इलाज कैसे करें?
अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और ऊला पर। अब मैं अर्ज़ ये कर दूँ, देखिए चूँकि वक्त बड़ा कलील है और मैं उस कलील वक्त में आपके ऑडियंस को इतना बेहतरीन तोहफ़ा दे के जाना चाहता हूँ कि मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया, अगर कोई चाहता है कि मेरे जिस्म की खुशबू को सूंघे तो उसको चाहिए कि गुलाब के फूल को सूंघे। गुलाब के फूल से जो खुशबू आती है वो जिसमें अतहर, मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर की खुशबू आती है। अब उस खुशबू की फ़जीलत बयान करता हूँ। और ये खुशबू बनी कैसे? जब मेराज पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि मुझे पसीना आया, मेरे पसीने का एक कतरा समंदर में गिरा। समंदर में गिरते ही उसने गुलाब के फूल की शक्ल इख्तियार कर ली। अब वहाँ पर दो आबी जानवर थे जो उस पर लड़ाई की उन्होंने। मछली ने चाहा कि इसको मैं पकड़ लूँ, अपने कब्ज़े में ले लूँ, मैं ले लूँ रसूल खुदा की खुशबू जिससे आ रही है इस गुलाब से। और एक है गमूस। गमूस कहते हैं चौड़ा सा एक जानवर होता है और उसके पीछे दुम होती है, आपने देखा होगा समंदर में। गमूस ने चाहा कि मैं ले लूँ। अब दोनों में जब लड़ाई हुई उस गुलाब के फूल के ऊपर, क्योंकि उनको मालूम था कि ये रसूल के पसीने से अभी अभी खल्क हुआ है, तो परवरदिगार आलम, रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि परवरदिगार आलम ने फ़ौरन एक फ़रिश्ते को भेजा और उनमें आधा आधा तकसीम करा दिया। अब उस पर ठोस दलील पेश कर रहा हूँ। एक गुलाब के फूल की लीजिए और उसकी टहनी के नीचे 5 पत्ते होते हैं, जिसमें से 3 पत्ते मछली के जो कांटे होते हैं ना, ऐसे करके इसी तरह गुलाब के पत्तियों के ऊपर वो कांटे लगे होते हैं जो मछली के ऊपर लगे होंगे। आप गौर कर लें जाके, जो सुन रहे हैं आपके ऑडियंस गौर करें, मछली के ऊपर जो साइड में कांटे होते हैं वही गुलाब की पत्तियों के ऊपर कांटे होते हैं, 3 पत्तियों पे, और 2 पे कांटे नहीं होते, प्लेन होते हैं, उनमें वो दुम सी होती है, वो गमूस की निशानी है। दोनों में बराबर तकसीम किया था। मालूम चला कि ये कैसे तख्लीक हुआ था। अब इसकी फ़जीलत ये है, मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं, अगर गुलाब तुम्हें मिल जाए तो उसको सूंघो, उसको अपनी आँखों से लगाओ और उसको होंठों से बोसा दो। होगा क्या कि तुम्हारी तमाम डिप्रेशन दूर हो जाएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। आपकी तमाम डिप्रेशन दूर होगी, गुनाह माफ़ होंगे और आपको बरकत हासिल होगी, आप पर रहमत के फरिश्ते उतरेंगे। अच्छा, फिर एक जगह फरमाया, अगर आप किसी घर से किसी काम के लिए जा रहे हैं तो अर्क़े गुलाब असली होना शर्त है। ये मैं आज के ज़माने के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अर्क़े गुलाब से मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया, एक चुल्लू अर्क़े गुलाब से आप मुँह को धो के चले जाइए। आप जिस काम से भी जा रहे हैं, रोज़ाना जॉब पे जा रहे हैं, आपकी तरक्की रुकने वाली नहीं है। 5th गियर, एक तो 4th गियर होते थे पहले, अब 5th गियर। 5th गियर में आपकी गाड़ी ज़िंदगी की चलेगी, आपकी तरक्की नहीं रुकेगी। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है वो रोज़ाना अर्क़े गुलाब से अपने चेहरे को धोएं, यूँ शादी होगी। जिन लोगों को डिप्रेशन है मुआशी, जिन लोगों के ऐसा है कि घर में इज़्दवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब है, बीवी शौहर से लड़ रही है, शौहर बीवी से लड़ रहे हैं, आप यकीन करें सिर्फ गुलाब का फूल शौहर लाए और बीवी को पेश कर दे और बीवी उसको सूंघे, मूड ऑटोमेटिकली, साइंस कहती है कि मूड ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाता है। अगर गुस्से का शौहर है तो बीवी उसको एक गुलाब का फूल पेश करे, वो सूंघेगा, उसका मूड एकदम ठंडा हो जाएगा, सर्द मिजाजी आ जाएगी और मोहब्बत से बात करेगा। इस गुलाब के फूल की फजीलत लोगों को नहीं पता। जो लोग बहुत गुस्से से बात करते हैं, बिहेवियर उनका ख़राब होता है, आप उनको एक गुलदस्ता उनके घर पे भेज दें। फिल्मों में तो दिखाते हैं ना किसी लड़की की मोहब्बत चाहिए होती है कि वो आशिक क्या करता है, वो गुलदस्ता भेज देता है। वो इसीलिए भेजता है कि भाई उसका मूड सॉफ्ट हो जाए। लेकिन मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत की दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर आपके घर में नंद भावजों में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो आप एक दूसरे को गुलाब का फूल दें तो वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। लोग बाबों के पास जाके तावीज़ लेके आते हैं, लाख लाख रुपए के, लाख रुपए का तावीज़ ना लीजिए, एक 10 रुपए का गुलाब लीजिए
और एक दूसरे को पेश कीजिए। किसी की सास का मिजाज सख्त है, सख्त से मुराद मेरी ये है कि बीमारियों की वजह से वो बूढ़ी औरत ज़रा चिड़चिड़ी हो जाती है, और बहू जो है वो अभी यंग है, वो बुरा मान जाती है। अब भाई रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि तुम्हारी सास जो है वो तुम्हारी माँ ही तो है, तुम्हारा ससुर जो है वो तुम्हारा बाप है, यानी कि सास ससुर आपके माँ बाप हैं। ये लड़की के लिए नहीं कहा, ये लड़के के लिए भी कहा। अच्छा। अब दोनों को, दामाद को अपने सास ससुर से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, अदब एहतराम का रिश्ता रखना चाहिए, और बहू को अपने सास ससुर से, चूंकि वो लोग ज़ईफ़ हो जाते हैं ज़ौफ़ की वजह से, मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, और वो अपना बच्चा समझ ही के तो नसीहत करते हैं। आप अपनी वालदा की, सगी वालदा की तो नसीहत सुन लेंगी, सास की नसीहत सुनेंगी, की नसीहत सुन लेंगी तो वो बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा। बिल्कुल तो सही कहने है। का मतलब ये है कि एक गुलाब के फूल से आप अपनी 1000 टेंशन्स दूर कर सकते हैं। आप यकीन करें, एक साहब थे, वो कहने लगे साहब मेरी ना प्रमोशन नहीं होती है। मैंने कहा अच्छा प्रमोशन, मैं आप क्या चाहते हैं? कहने लगे आपको दुआ लिख के दे दें। मैंने कहा मैं आपको दुआ नहीं, एक दवा दे रहा हूँ। कहने क्या? अरे गुलाब का गुलदस्ता लीजिए, खूबसूरत सा, ताज़े, 9 बजे आ जाता है हैदराबाद से गुलाब, 3 हट्टी के ऊपर, वहाँ ताज़ा लीजिए और अपने बॉस को ले जाके पेश कर दीजिए। उन्होंने पेश किया, आप सिर्फ एक गुलाब के गुलदस्ते की वजह से उनकी प्रमोशन हो गई जो रुकी हुई थी। अरे वाह। ना कोई तावीज़ दिया मैंने, ना कोई दुआ बताई, ना कोई मैंने उनको बताया कि रिश्वत भी देने की जरूरत अच्छा नहीं है। आका साहब, बहुत सारे लोगों को नौकरी की परेशानी, बहुत सारे लोगों के सरों पे कर्जे होते हैं, उसका डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसका थोड़ा सा कोई हल बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं, हर शख्स चाहता है, हाँ। हर शख्स चाहता है कि उसके माल और ज़र में तरक्की हो, माल और दौलत ज़्यादा हो। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जहाँ से भी गुज़रते थे तो हुजूम दर हुजूम उनको घेर के मोहब्बत से लोग खड़े हो जाते थे और कहते थे कि मौला या सैयदी या फ़र्जंद रसूल, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, हमारी ये ज़्यादातर सवालात बीमारियों के और मुफलिसी के आते थे कि मुफलिसी है, जॉब नहीं लग रही है, कारोबार नहीं चल रहा है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे माल और ज़र में इजाफ़ा कर दे, तरक्की दे दे, बरकत दे दे? उसने कहा हाँ। लोगों ने कहा हाँ, हमें बताइए। तो मौला ने फरमाया कि बाकसरत पढ़िए, बाकसरत पढ़िए, माशअल्लाह हो ला इल्ला बिल्ला, माशअल्लाह हो ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। पहली दफ़ा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए और 5, 7, 11 ताक आदाद में दुरूद शरीफ पढ़िए और आखिर में दुरूद शरीफ दिन भर पढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ गए तो 3 घंटे पढ़ना, नहीं, आप चलते फिरते पढ़िए, बात भी करना, टेलीफोन आ गए, अम्मी से बात करना, अब्बा से बात करना, भाभी से, सबसे बात करें, फिर बात करने के बाद फिर शुरू कर दें। 40 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 40 दिन से पहले आपकी अगर जॉब नहीं है, जॉब लग जाएगी। अगर आपका रिश्ता नहीं है, रिश्ता लग जाएगा। अगर आपकी किराया अदा नहीं हो रहा, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, आजकल तो मसले ये वाले भी हैं ना। अरे भाई, बिजली का बिल तो आगा साहब ऐसा है कि लोग कितने परेशान हैं। लोग कहते हैं जी हमने बकरीद पे शॉपिंग नहीं की, लोगों ने जो है ना वो तैयारियां नहीं की, बिजली के बिल भर दिए। ये हालात हैं। तो ये आले मोहम्मद ने सिखाया कि किस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा होगा। अब ये देखिए, ये लिखा इमाम अली अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी पे, अकीक की अंगूठी पे ये आयत लिखी है। ये कौन रिवायत बयान कर रहा है? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं कि हमारे जद इमाम अली अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी पे लिखा था माशअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह ऐड किया उसमें। अच्छा। 3 सत्रों में, यानी कि 3 लाइनों में कुंदा करा लें। और ख़ुद छठे इमाम के हाथ में भी जो अनगुश्तरी थी अकीक की, उस पर 3 सत्रों में लिखा था यही आयत, कुरान की आयत है, माशअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। आपके माल को ज़िंदगी भर ता हयात कभी ज़वाल नहीं होगा। आप कहेंगी मैं एक कागज़ पर लिख कर नीचे अपना साइन कर दूंगा, डेट लिख दूंगा, इस बात को नोट रखिएगा। हज़ारों नहीं, लाखों लोगों के दुनिया भर में मैंने इस मसले को अहले बैत के इस कौल की रोशनी में सॉल्व किए हैं। ऐसे ऐसे लोगों के सॉल्व किए हैं बेटा कि जिनके पास मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं था, 100 रुपये का पेट्रोल डाल के लाए थे और कहने लगे आगा साहब कुछ बताइए। हमने कहा ये आयत पढ़िए और किसी वली के मज़ार पे जाके पहले दिन पढ़ लीजिए, वली के मज़ार पे बरकतें उतरती हैं।
उनकी शान की वजह से, उनकी खुसूसियत की वजह से। कोशिश कीजिए अहले बैत के रोज़े पे जाके पढ़ लीजिए। बहुत से लोग वहाँ मौजूद होते हैं ना, वहीं से भी फ़ोन करते हैं, हम कहते हैं वहाँ जाके बैठ के पढ़िए। आप यकीन करें, एक साहब थे, इतने मुफलिस थे कि उनका मसला हल नहीं होता था। 14वें रोज़ 14 दिन तक पढ़ते रहे वो एक मज़ार पे जाके, एक मज़ार क्या था, एक रोज़े पे जाके। 14वें दिन उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है ऐसे करके, कहने लगे भाई मैं रोज़ देखता हूँ आप कुछ पढ़ रहे होते हो, रो रहे होते, क्या मसला है? उसने कहा भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, कारोबार कुछ नहीं है, मुफलिसी इतनी है कि गुर्बत इतनी है, बता नहीं सकता। कहने लगे आप मैट्रिक में फलां स्कूल में थे? हाँ हाँ। अब देखिए असबाब परवरदिगार बना रहा है। हाँ। आप मैट्रिक में फलां स्कूल में थे? हाँ। कहने लगे मैं मैट्रिक में आपके पीछे वाली सीट पे बैठता था, हम दोनों दोस्त थे, अब दोनों बुढ़े हो चुके थे। ओ याद आ गया, अरे अरे और गले लग गए। कहने लगे भैया मैं रिटायर हुआ हूँ अभी, आप इतना रोते पीटते हैं, मैं देख रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे दोस्त हैं, मैं बचपन से आपको जानता हूँ, मेरी रिटायरमेंट के पैसे हैं, ये बात है 20 साल पुरानी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक तिकोनी दुकान है, तीन कोने वाली दुकान बड़ी भागवान होती है लोग कहते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा एक तिकोनी सी दुकान है मेरे घर के अंदर, वो आपको मैं ऐसे ही दे देता हूँ, किराया जब दीजिएगा जब चल जाए। अच्छा। और ये 2 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, सामान डाल लीजिए, आहिस्ता 5-5 हज़ार करके मुझे वापस कर दीजिएगा। आप यकीन करें वो जो ये आयत पढ़ रहे थे ना, उन्होंने दुकान खोली और ये आयत पढ़ते रहे। उन्होंने 5-5 हज़ार कहा था, उन्होंने 50-50 हज़ार करके 4 दफ़ा में निपटा दिया कर्जा। आज वो पाकिस्तान नहीं 4-5 मुल्कों में फिरते हैं, बिजनेस है उनका। ये इस आयत का कमाल है। कुरान में दवा भी है, कुरान में शिफा भी है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम जो कि नातिक़े कुरान है, वो कह रहे हैं कि कुरान में हर मसले का हल है, आप रुजू तो करें। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाबों के पास भागते हैं और बेचारे और कंगाल हो जाते हैं, उनको पैसे वैसे दे के आते हैं। ठीक है, कुछ बाबे बड़े अच्छे होते हैं, कुछ आमिल कुछ आलिम बड़े अच्छे होते हैं, अगर पैसे लेते भी हैं तो वो जायज़ हदिया लेते हैं, लेकिन काम भी मसले का हल भी आपको बताते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं, हर फील्ड में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जी जी। लेकिन कोशिश कीजिए कि अहले बैत को पढ़िए, अहले बैत को पढ़िए, बिल्कुल ठीक है। अहले बैत से रुजू कीजिए, उनको पढ़िए और उनको सुनिए। और अब तो सोशल मीडिया पे जगह जगह अहले बैत के अक़वाल मौजूद हैं। अब तो किताबें ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, जो अक़वाल लिखा होता है उसमें नीचे किताब का हवाला लिखा होता है। और अहले बैत जो हैं वो अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर रिवायत को नकल फरमाते हैं। और फिर रसूल खुदा के पास इल्म कहाँ से आया? वो परवरदिगार आलम के पास से उनके पास इल्म आया, उन्होंने अपने औलाद और अपने असहाब में बांटा, और वो आज तक इल्म फैला हुआ है पूरी दुनिया में। सही, बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप हमारे शो पर आए और बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो डिप्रेशन का हल बताया। जिस तरीके से ये बताया है, अगर आप इसको फॉलो करें तो यकीन करें आपकी लाइफ में बहुत सारे जो है वो चेंजेस आएंगे। तो आगा साहब हमारे शो पर आए। आगा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको दीगर मेहमानों से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक वैसे तो हर घर का ही टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पर लोग बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक की जो वैल्यू है वो इस तरह से बढ़ जाती है कि हम सभी जब बचपन से लेकर जवानी तक जिस घर में भी रह रहे होते हैं, वहाँ पर हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। यूजुअली या तो हम अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी समटाइम्स अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से गुजार रहे होते हैं कि हम अपने कज़न्स के साथ भी रह रहे होते हैं, हम ग्रेट ग्रैंड्स के साथ भी रह रहे होते हैं। लेकिन फिर बड़े होने के बाद जब ये लड़के ये सब जो है वो बिज़ी हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ बनाते हैं, तो उसमें एक सवाल ये आता है कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है क्या वाकई स्ट्रेस का बायस है? जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसके कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं? और स्पेशली जो वो एक लड़का है जो कि बेटा भी है, भाई भी है, शौहर भी है, उसके ऊपर कितना स्ट्रेस होता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है मौजूद हैं माहिर कानून आमिर जमील बिर्क, और साथ साथ नौशीन हम्माद जो हैं साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और ये दोनों जो है ना वो हमारे शो के बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। आमिर भाई, आपसे ही स्टार्ट करती हूँ मैं। पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो मर्दों के लिए बड़ा स्ट्रेस का बायस होता है, और क्या जो डिवोर्स का रेशो है
वो भी इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है कि ख़वातीन ये डिमांड करती हैं कि उनको सुकून से अकेले रहना है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ उसके नुकसानात हैं वहाँ फ़ायद भी हैं। अब अगर आप फ़ायद देखें तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में दादा दादी बच्चे को कवर अप कर सकते हैं, बच्चे को देख सकते हैं, उनके अपब्रिंगिंग में उनका एक एक्सपीरियंस है वो दे सकते हैं। हाँ। और दूसरा स्पोर्टिंग होता है, मेंटली फिजिकली सपोर्ट करते हैं फैमिली अगर जॉइंट हो। सही। नुकसानात भी ये हैं, देखें लैक ऑफ प्राइवेसी का इशू होता है कि जी बाज़ उनकी थिंकिंग होती है शादी के बाद जी मुझे रहना ही अलग है, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे इनसिक्योरिटी है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कुछ हद तक कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। अब अगर देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम कुछ ऐसी सासें होती हैं जो अपने बहुओं को बहुत ज़्यादा टाइट रखती हैं, उनमें नुकसानात भी हैं। इवन मेरे पास एक और इसी किस्म के कुछ मैटर्स आए अभी बकरा ईद पे, कुछ ऐसा गोश्त का तरसील थी, तकसीम थी, तो वो सास ने ऐसा अपनी बहू को, अपने बच्चों के लिए भी उसके शौहर को मुश्किल से छुपा के अपनी बीवी को गोश्त देना पड़ा अपने घर पे ही। तो उसने कहा यार यहाँ तो ये सूरत हाल है तो मैं कैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह सकती हूँ। तो बहुत से मसले मसाइल, छोटी छोटी चीज़ें हैं। थोड़ा सा सास को भी स्पेस देना चाहिए, थोड़ा बहू को भी स्पेस देना चाहिए। अब बहुएं कहती हैं कि जी हमें आते ही मलका बना दो, जो पहले से मलका बैठी हुई है उसको हटा के हमें मलका बना दो। तो ऐसा नहीं होता, वो इट विल टेक टाइम। आप टाइम के साथ साथ सब चीज़ें होती हैं, अचानक ही तो नहीं सब कुछ हो जाएगा। उसने इतना टाइम दिया, 30 साल से 40 साल से बच्चे को बड़ा किया, सब कुछ किया। तो आप जो है वो एक दिन में ही आते ही आप बोलेंगे कि जी इसको हटा के मेरी मर्जी चले, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं। दोनों को अपने स्पेस में रहना चाहिए। सही। सास को फ्रीडम देनी चाहिए, एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि जी ये आपने अपनी मर्जी करनी है, ये आपने अपना करना है और ये आपने करना है, आना है जाना है, कुछ है ठीक है, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें और अपनी बाउंड्रीज में रह के अगर करें तो मेरा ख्याल है जॉइंट फैमिली सिस्टम भी चल सकता है। चल सकता है। नौशीन ये बताएं कि कितना ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उस लड़के पे जो कि जिसकी शादी होती है, उसकी वाइफ आती है। आपको नहीं लगता कि उसको अपनी वाइफ को भी समझा लेना चाहिए और अपनी मदर को भी समझा लेना चाहिए कि भाई आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप मेरे दिल के दोनों ही मेरे दिल के करीब हैं और दोनों को ही मैं बैलेंस लेकर चल सकता हूँ। अगर कोई माँ से दूर होगा तो ये भी बात ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई बीवी की नहीं मानेगा तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो क्या वाकई लड़के बैलेंस नहीं कर सकते इस सिचुएशन को? आई फील बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड लाइक जैसे भी आमिर ने भी जिक्र किया, एक बैलेंस होता है। सही। सो सबब आई फील के लड़कों को तो कम्युनिकेट करना बहुत अहम है, अपनी बीवी और अपनी वाइफ में बैलेंस करना। आई फील बीवी और वाइफ को भी आपस में कम्युनिकेशन करनी चाहिए। वो दोनों ख़वातीन ये नहीं समझती कि ये लड़का जो इन दोनों की मोहब्बत का महवर है वो एक्चुअली लाइक वो बहुत टेरिटोरियल हैं दोनों कि ही इज़ माइन एंड ही इज़ माइन, बट दे गॉट द मोस्ट कम्युनिकेशन दे हैव द हैप्पियर दे विल बी। बिकॉज कितनी दफ़ा होता है कि बीवी को सास की सपोर्ट चाहिए होती है, जब आपको हस्बैंड आपकी कम्युनिकेशन गैप आ जाए, बच्चे हो जाते हैं, आपको ट्रैवल करना है, आपको जॉब करनी है, आपको डिफरेंट घर के निज़ाम संभालना है, तो सास कम्स वेरी हैंडी लाइक दैट। मतलब एक्चुअली वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो लड़का उनको बैलेंस करने में ही लगा होता है। आई फील मेन आर वेरी फंक्शनल क्रीचर्स, दे जस्ट वांट टू लाइक आई मीन आई एम नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेटिंग हियर, बट लाइक उनको इतनी खप नहीं चाहिए होती है। तो वंस से कम बैक फ्रॉम होम, और आजकल बीवियां भी काम कर रही हैं, राइट, तो थोड़ी कम्युनिकेशन बढ़ा लें तो अच्छा बैलेंस हो सकता है। थोड़ा कम्युनिकेशन अगर बढ़ा लें तो अच्छा बैलेंस हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नौशीन कि जो लड़की शादी करके आती है वो क्योंकि पूरी दुनिया देख के आ रही है ना, और जो उसकी मदर इन लॉ है वो एक जगह पर है, एक सिस्टम संभाल रही है, एक घर में है। तो अगर आप पूरी दुनिया देखकर आ रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, चीज़ों को समझकर आ रहे हैं, वर्ल्ड एक्सप्लोर करके आ रहे हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ के आ रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी सास को अंडरस्टैंड कर लें। आपका जो हस्बैंड है उसको आप उस स्ट्रेस से निकाल दें। अगर तो आप नहीं रहना चाहते जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो आप शादी से पहले बता दें। और अगर आप रहना चाहते हैं तो पहले ही आप अपनी सास के साथ ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन रख लें। ये क्यों नहीं करती हैं लड़कियाँ, जबकि हम ये कहते हैं कि जी पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो हैं वो दुनिया चेंज कर सकती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो है वो सारा कुछ कर सकती हैं।
ये अपना घर क्यों नहीं संभाल सकती, अपना घर क्यों नहीं चेंज कर सकती? आई फील सब जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, ऑफ कोर्स वो जॉब्स कर रही हैं या अपना बिजनेस संभाल रही हैं, उनका पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है। वो अपनी वो अपना वो मतलब प्रोग्रेस करना चाहिए, दे डिफरेंट। और जो होम मेकर्स है, चाहे वो होम मेकर हो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, अब इसकी स्ट्रेंथ को समझना ज़रूरी है। एक होम मेकर भी लेट्स से अगर उसे सारा दिन काम किया, उसके बच्चों की जो तालीम और तरबियत का हिस्सा है, कितनी वैल्यू सिस्टम जो दादा दादी दे सकते हैं वो खुद नहीं दे पाएंगी। उनको फ्रेंड्स में, इवन होम मेकर्स, उनको फ्रेंड्स में सोशलाइज करना है, उनको कुछ भी करना है तो यस घर की किटकिट होती है, डेफिनेटली इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन वो बैलेंस, बस ये वैल्यू सिस्टम हमारा चला गया है। लड़कियों को लगता है कि आज़ादी का मतलब है कि बस हमें कोई कुछ पूछे नहीं। यस कोई ना पूछे, लेकिन वो ना पूछने के नुकसानात भी हैं। लेट्स से कल को हस्बैंड वाइफ में ही खटपट हो गया, आई एम श्योर आमिर के पास कितने केसेस आते होंगे कि नहीं बन रही, तो उसमें भी तो कोई इंटरमीडिएट चाहिए होता है। तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। आमिर भाई आप बताएं, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? हस्बैंड वाइफ के झगड़े ज़्यादा आते हैं, ये सास की वजह से ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ये लड़कियाँ ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हैं? देखिए झगड़े तो यही आते हैं कि हस्बैंड वाइफ तो बिल्कुल उनका स्मूथ रिलेशन चल रहा होता है, अच्छा, मगर इश्यूज जो घर के आते हैं, छोटे छोटे पीटी डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं कि जी सास ने आज ये कह दिया है, सास ने आज वो कह दिया है, सास ने कहा जी आज आप अम्मी के घर नहीं जाना, सास ने कह दिया कि जी अभी यहाँ हमारे घर दावत है तो आज आप नहीं जाएंगी, तो मेरे अम्मी के घर भी दावत थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना, वो जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस नहीं देंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो ये घर नहीं चल पाते। अब उसका स्ट्रेस क्या होता है कि जब हस्बैंड आता है, इधर से माँ फीडबैक करती हैं, उधर से बीवी कर रही होती है, तो बीच में कठपुतली बना होता है। माँ को भी उसकी कोशिश होती है कि माँ अपनी जगह पे भी खुश रहे, उसकी कोशिश होती है बीवी भी खुश रहे, मगर क्या कि जब तक ये सास और बहू अपनी बॉन्डिंग नहीं बनाएंगी, आपस में एक कम्युनिकेशंस नहीं रखेंगी, एक बातचीत नहीं रखेंगी, तो उससे बड़ा मसला मसाइल हो जाते हैं। दूसरे कुछ घरों में मैंने देखा है कि जो फादर इन लॉ होते हैं वो भी बहुत रोल अदा करते हैं, वो अपनी बीवी को कंट्रोल करते हैं। ससुर के बारे में तो बात नहीं करता, लेकिन ये भाई बहुत नहीं, वो क्या होते हैं, वो साइलेंट होते हैं, साइलेंट होते हैं, मगर वो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो बिल्कुल। वो जो अपनी बीवी है या सास है, बहू की, उसको सास को समझाते हैं कि ये आप ठीक है, ये आपका बेटा है, मगर अब शादी हो गई है, थोड़ा सा आप उसको स्पेस दें। देखिए माँ तो माँ है ना, माँ को तो वही चाहिए जो शुरू से बच्चा शादी के बगैर चलता था, वही रूटीन चाहिए, मेरे पास आके बैठे, मुझे टाइम दे। अब वो फंसा होता है अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, वहाँ से निकलने में उसको ज़ाहिर आप समझती बड़े मसले मसाइल होते हैं। उससे क्या होता है, डिफरेंसेस क्रॉप्ड अप होते हैं, उससे यहाँ तक के खुला के केसेस फाइल हो जाते हैं। फिर वो कंडीशन क्या होती है कि जी मुझे अलग घर लेके दें तो मैं चलती हूँ, वरना मुझे खुला दे दें। अब वो जिनके बच्चे हो जाते हैं, आप देखें बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं, बच्चे सिंगल पेरेंट्स नहीं पाल सकता। सिंगल पेरेंट क्या करेगा? अगर हस्बैंड के पास भी बच्चे आते हैं तो वो भी नहीं उस तरीके से नहीं कर सकता। अगर क्या कहते हैं बीवी के पास, वाइफ के पास बच्चे जाते हैं तो वो भी नहीं कर पाती, वो भी ज़ाहिर डिपेंडेंट होती है। दोनों को सोचना चाहिए, कुछ सेक्रीफाइस करनी चाहिए, और सेक्रीफाइस से ही आपको पता है मैट्रिमोनियल टाई आगे चलता है, उसके बगैर नहीं चल सकता। और अगर आप ये सोचें कि मैं अकेली चली जाऊँ, तो अकेला ये फैमिली से, जॉइंट फैमिली से निकाल के इनको अकेले ले जाऊँ, तो फिर आप ज़्यादा टफ सिचुएशन में होंगे। फिर आप छोटे बच्चों को कहाँ रख के जाएंगे? कहीं आपको जाना है, आना है, कोई उसको देख नहीं सकता। यहाँ ये इनका शेल्टर तो होता है। फिर मैं कहता हूँ बाज़-औक़ात तो मैं, औरतें कहती नहीं जी हमने तो घर अलग चाहिए, हम तो रह ही नहीं सकती। तो मैंने कहा फिर आप यतीम खाने से बच्चा ले लेते, यतीम खाने से कोई लड़का ले लेती, जिससे शादी कर लेती, जिसका आगे पीछे कोई ना होता। हाँ, सही बात है। ये तो आपको थोड़ा बहुत तो जब तक सब्र बर्दाश्त तो करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हर इंसान की लिमिट्स होती हैं, अगर किसी की कोई लिमिट्स ही नहीं होगी तो वो तो अनलिमिटेड हो जाएगा। हम अपने घर में भी तो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं ना,
मतलब आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर का एक आने का टाइम है, जाने का टाइम है, हर बंदा एक रूल से चलता है। वहाँ पर उन्हें याद नहीं आता कि यहाँ पर हम अपने घर में हैं, या हमारे फादर ने कहा नहीं आपने मगरिब से पहले घर में आना है, तब उनको नहीं याद आ रहा होता। लेकिन ये सारे रूल अगर शादी हो जाती है तो ससुराल में उनको फ़ौरन से याद आ जाता है कि जी वो मेरी सास ने ऐसा कहा है। तो ये चीज़ें आप ये देखा करें कि लिमिटलेस कोई नहीं होता, सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं, अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। अगर आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आमिर भाई ने जिस तरह की बात की है ना, आप फिर उधर ही शादी किया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसको मज़ीद डिस्कशन को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है जॉइंट फैमिली सिस्टम की, उसमें जो सास है या ससुर है या जो बहू है, ये आपस में एक दूसरे के लिए इस तरह के कैरेक्टर्स बन जाते हैं कि इन लोगों का एक साथ चलना मुश्किल हो जाता है। और इसमें जो लड़का है, यानी कि इनके बीच में जो लड़का होता है जिसकी शादी हुई भी होती है, उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि मैं किस तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करूँ, बीवी को मैनेज करूँ, अम्मी को मैनेज करूँ, बहनों को मैनेज करूँ। कोई इस तरह का जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसके कोई की पॉइंट्स ही बता दें, कोई सक्सेस ही बता दें कि कैसे लोग बैलेंस करके, कैसे मैनेज करके रह सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि स्पेस देना चाहिए। शादी के बाद सासों को भी स्पेस देना चाहिए, अपने बच्चे को, अपनी बहू को थोड़ा स्पेस दें। उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कंट्रोल से टूटेंगे, रिश्ते टूट जाते हैं। आप उनको फ्री स्पेस दें। बल्कि इवन तो कुछ सासें ऐसी होती हैं कि अपनी बहू से हर चीज़ में मशवरा करती हैं कि ये किया जाए, ये नहीं किया जाए। इससे क्या होता है कि बहू का इत्मीनान बहाल होता है। और बहुओं को भी चाहिए कि वो अपनी सास को अपनी माँ समझें। अपने घर पे तो वो हर चीज़ करती हैं। अगर सास ने कुछ कह दिया ये कर लो तो वो माइंड हो जाएगा। अगर सास ने कह दिया कि बेटा ये कल चली जाना, आज नहीं जाना, तो वो उनको बुरा लग जाएगा कि सास ने क्यों किया। वही बात अगर उनकी माँ कहेगी तो कुछ बुरा नहीं लगेगा। अपनी माँ के घर जाके सारा काम करेंगी। और यहाँ अगर थोड़ा सा मेड किसी दिन नहीं आएगी तो सास बोल देगी कि बेटा आज ये कर लेना तुम, तो वो क्यों करूँ मैं, ये क्यों करूँ, मैं मेड हूँ। ये चीज़ें आपके पास ज़्यादातर इस तरह के केस जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते, चलो वो अलग हो गए, मियाँ बीवी का झगड़ा अलग हो गया, लेकिन ये जो फैमिली से रिलेटेड, जॉइंट फैमिली सिस्टम से रिलेटेड जो केसेस आते हैं जिसमें डिवोर्स तक हो जाती है, आपको नहीं लगता कि ये एक अननेसेसरली रिश्ता टूट गया, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैमिली, कि उसकी किसी की मदर की वजह से, बहन की वजह से, भाई की वजह से, किसी के ससुर की वजह से दो लोगों का रिश्ता टूट गया? बिल्कुल, जब तक ये आपस में बात करते हैं तो रिश्ता नहीं टूटता। हाँ। जैसे कोई तीसरा आदमी इंटरफेरेंस करता है, या तो लड़की के पेरेंट्स या लड़के के पेरेंट्स, सही, तो बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो जाती है। हमें हैंडल करना टफ हो जाता है। हम कोर्ट में भी इसी वजह से जब केस फाइल होता है तो एक स्टेज रखी जाती है जिसको प्री ट्रायल स्टेज कहते हैं, जिसमें जज बैठा होता है और हस्बैंड वाइफ होता है। इवन लॉयर्स को भी अलाउ नहीं होता कि वो अंदर आए। चैम्बर में जज कोशिश करता है रिकंसाइल करने की, उनसे पूछता है कि आपके मामलात क्या हैं। जी, सास इंटरफेरेंस करती है, ससुर इंटरफेरेंस करता है, इनकी लड़के की बहनें इंटरफेरेंस करती हैं, ये है वो है। तो जज कोशिश करता है कि मैटर को रिकंसाइल कराए कि जी इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं, हम उसमें एक सेटलमेंट बना सकते हैं, हम कंडीशन सेट कर सकते हैं कि जी आपको जो है थोड़ा सा, उनको भी समझाया जाता है कि जी आप भी अपने पेरेंट्स को बुला लें, आप भी बुला लें, उनको समझाते हैं कि आप स्पेस दें, इनको जीने दें, इनको इतना तंग ना करें कि आप उनको वॉच पे रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ठीक है, जाहिर है ये बच्चे तो हैं नहीं, शादी के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो सास को भी चाहिए, बहू को भी चाहिए, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को समझें। और उनको भी ये चाहिए कि जहाँ वो जाती हैं शादी के बाद उसको अपना घर समझें। ये ना समझें कि जी ये यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगी और वहाँ सब कुछ करूँगी। तो ये थोड़े से मामलात ख़राब होते हैं। इसी वजह से थोड़ा बहू को भी बर्दाश्त करना है, थोड़ा सास को भी स्पेस देना है उसको। तो मेरा ख्याल है फिर कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है। सही। नौशीन, आप बस जल्दी से कंक्लूजन दे दीजिए, कुछ वक्त जो है क्योंकि कम है, इस मसले का कंक्लूजन क्या है? सबा, आई फील घर में एक वर्किंग यूनिट होता है, जैसे ऑफिसेज होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उसमें एक अथॉरिटी होती है, एक लीडरशिप होती है, बाकी टीम प्लेयर्स होते हैं। घर भी ऐसा है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो जो ससुर हैं, जो सास हैं, वो अपने बच्चों को समझें, बेटों को समझें, बहुओं को समझें, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख के उनको स्पेस दें, उनको फ्लेक्सिबल रखें और उनको अलाउ करें कि अपने ज़माने के हिसाब से जी सकें। So that flexibility, space, communication
एंड स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट। इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया नौशीन, हमारे शो पर आए। हमारे साथ जो है वो आमिर भाई थे। तो शो में अब वक्त हुआ है अब हेडलाइंस का, क्योंकि शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। तो आपने बताना है हमें कि आज का शो कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।